हेलो स्टूडेंट्स। चलिए, ज्योग्राफी के संभावित ऐसे प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं आपके आगामी परीक्षा, चाहे आप सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की बात कर लीजिए या फिर आगामी कोई भी परीक्षा एक दिवसीय जैसे व्यापम इत्यादि, इन सभी के लिए यह जो प्रश्न है जो मैं यहाँ लेकर के आया हूँ, यह काफ़ी लाभप्रद हो सकते हैं। इससे पूर्व एक लेक्चर ऑलरेडी किया जा चुका है जो कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा करके देख सकते हैं। द्वितीय लेक्चर को लेकर के मैं पुनः आया हूं, आपका अपना क्रांति सर सूरज आई इसके इस डिजिटली एजुकेशनली प्लेटफॉर्म से। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ प्रश्न है आज हमारे खाते में। देखिए, पहला प्रश्न आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो पूछ रहा है वो है भारत में वनों के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। युग्म यहाँ पर दिए गए हैं, एक और आपके पास वन दिया गया है, दूसरी ओर विवरण दिया गया है और कहा कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। देखिए, मैं इससे पूर्व भी कई बार आपको बता चुका हूं कि आप इसे जरूर अंडरलाइन कर लिया करो, क्योंकि एग्जाम हॉल में ना हम यहाँ गलती कर देते हैं। युग्म सही सुमेलित है बोल रहा है और कई बार हम जो युग्म सही सुमेलित नहीं है उसे हम ले लेते हैं, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न करता है कौन सा युग्म सही सुमेलित है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो आप पहले इसे अंडरलाइन कर लीजिए। तत्पश्चात अब आप वन और इस विवरण को देखते हैं और हम हल करते हैं। पहला ये कह रहा है कि आरक्षित क्षेत्र, उसके सामने लिखा गया है पूर्णतः प्रतिबंधित। दूसरा दिया गया संरक्षित क्षेत्र, फिर दिया गया पूर्णतः अनियंत्रित। तृतीय कह रहा है अवर्गित क्षेत्र और पूर्णतः अप्रतिबंधित और अनियंत्रित। तो यहां पर वनों का जो वर्गीकरण किया गया है, अगर हम इस पर विचार करें तो ध्यान से सुनेगा। वनों का जो वर्गीकरण है विधायी आधार पर तीन हमें दिखाई देता है। कौन कौन सा? आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। अब इनका इस तरीके से वर्गीकरण किया गया है कि ऐसे वन जिसे पूर्ण तौर पर भारत सरकार के नियंत्रण में रखा गया है और किसी भी प्रकार की मानव की गतिविधियां वहां अलाउ नहीं है, तो उन क्षेत्र को या भी वन को कहा जाता है आरक्षित क्षेत्र। तो ये तो सही हो गया, आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत पूर्णतः प्रतिबंधित। ऐसा ही कुछ ऐसे वन जो कि भारत सरकार के अंतर्गत नियंत्रित रहेंगे लेकिन कुछ हद तक मानवीय गतिविधियां अलाउ रहेगी, तो इसे संरक्षित क्षेत्र कहते हैं। तो इसके सामने लिखा गया पूर्णतः नियंत्रित, तो ये भी तृतीय द्वितीय सही हुआ। तृतीय की अगर बात किया जाए तो कह रहा है अवर्गित क्षेत्र। अवर्गित क्षेत्र मतलब कि यह ऐसे क्षेत्र है जहां पे भारत सरकार का कोई नियंत्रण यहाँ हमें दिखाई नहीं देता, अर्थात यहाँ पर मानवीय गतिविधियां हो सकती है खुले तौर पर। तो ये कहा जाएगा अवर्गित क्षेत्र जो है वो पूर्णतः अप्रतिबंधित और अनियंत्रित। तो देखिए, एक दो और तीन तीनों ही हमारे सही है। चार विकल्पों में से अगर हम जाते हैं तो विकल्प सी आपको दिखाई दे रहा है उपर्युक्त सभी, तो विकल्प सी जो है हमारा करेक्ट हुआ। ऐसे ही डिटेल आपको पता होना चाहिए, तो इससे ये फायदा होता है कि अगर ये प्रश्न आपने कर दिया, अब इससे संबंधित आपने डिटेल भी पढ़ लिया है, तो आगामी परीक्षा में अगर कोई प्रश्न करेगा तो सिलेबस के अंतर्गत देगा और सिलेबस में ये सब दिया गया है और आपने ये एक प्रश्न बनाया, इससे संबंधित आपने डिटेल देख लिया, अर्थात अब आपको से रिलेटेड अगर कोई और क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से बना लेंगे। यही उद्देश्य हमारा है, इसलिए हम आपको यहाँ पर प्रश्नों के साथ उसका डिटेल भी देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है, यहाँ देखिए नेक्स्ट। निम्नलिखित उपायों पर विचार कीजिए। उपाय दिए गए हैं, देखते हैं क्या क्या उपाय की यहाँ पे बात कर रहा है और उस उपाय के आधार पर फिर हमें अपने विकल्पों को चुनना होगा। प्रश्न क्रमांक 24, क्योंकि इससे पूर्व कल भी मैंने और कार्य कर चुका था प्रश्नों में। देखते हैं क्या कुछ दिया गया, यहाँ देखें। ये कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा से उपाय मृदा संरक्षण, यहां ध्यान देना, मृदा संरक्षण की विधि है। तो चलिए ये पूरे छह को एक बार हम पढ़ लेते हैं कौन कौन सा क्या क्या दिया गया। पहला दिया गया है जैविक खाद का उपयोग करना। यहाँ देखिए, अब ये जो उपाय है बिल्कुल सही है। क्यों उपाय सही है? क्योंकि उसने क्या कहा, उसने बोला मृदा संरक्षण। अब मृदा संरक्षण का करने का मतलब यही होता है कि मृदा से संबंधित जो उनकी विशेषताएं हैं आप उनको भी बचाए रखना चाहते हो
और मृदा की अपनी बेहतर विशेषता तो तब रहती है फसलों संबंधित जब उसमें उर्वरता बनी रहे। अब उर्वरता बनी रहेगी और अगर आप वहां पे जैविक खाद का उपयोग करोगे ये तो और बेहतर है, क्योंकि वैसे भी फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना या रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने को भारत सरकार स्वयं बोलती है कि आप कम करिए, ना करिए। तो जैविक खाद का प्रयोग करना ज्यादा बेहतर माना जाता है। तो प्रथम जो है वो आपका बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि रक्षक मेखला का निर्माण करना। अब रक्षक मेखला का निर्माण क्या है, पहली बात तो ये सही है, जैसे सुन लीजिए। रक्षक मेखला कहने का मतलब यह है जैसे कि खेतों के मेड़ में पेड़ इत्यादि लगा देना। अगर आप पेड़ इत्यादि लगा देते हो तो आप जानते हो जो पेड़ है वायु के द्वारा जो मृदा का अपरदन हो सकता है वो उससे उसका बचाव करता है, उसका कटाव नहीं होने देता। तो द्वितीय भी आपका सही हो गया। चलिए तृतीय अगर देखा जाए, सीढ़ीदार खेत का निर्माण करना। अब ये तीसरा भी सही है। क्यों? अगर मान लीजिए आपके पास जो कृषि भूमि आप ऐसे स्थान पर देख रहे हो जो पहाड़ी इलाका है। अब पहाड़ी इलाके में स्लोप तो ज्यादा रहता है, ढलान, तो पानी अगर आप सिंचाई करोगे तो वहां पे इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, गति, और जितनी गति बढ़ेगी उतना आसानी से मृदा का अपरदन कर देगा। अब आप उसको बचाना चाहते हो तो जब आप सीढ़ीदार खेती लगाते हो तो सिंचाई या फिर जब वहां पे पानी जब आता है तो पानी की गति कम हो जाती है, अर्थात वहां पर क्षरण कम होगा। इसलिए सीढ़ीदार खेत लगाया जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप आसाम चले जाइए, आप वेस्ट बंगाल चले जाइए, जहाँ चाय की खेती होती है वो सीढ़ीदार खेतों में होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें कम पानी चाहिए, है ना। तो आपके पास तृतीय जो है वो भी सही हो गया। नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। समोच्च रेखा के अनुसार मेड़बंदी करना। अब ये भी सही है। क्यों सही है? यहाँ बात आती है समोच्च रेखा क्या है। समोच्च रेखा जिसको इंग्लिश में हम कंटूर लाइंस कहते हैं, ये एक प्रकार का काल्पनिक रेखाएं होती है जो कि समुद्र तल से हम ऐसे स्थानों को लेते हैं जो कि एक ही स्लोप या एक ही एंगल में एक ही लाइन में है, उसके आधार पर खेती की जाती है, उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में नहीं की जाएगी। हम एक काल्पनिक रेखा लेकर के एक समान वाले एंगल में यहाँ पर खेती बनाते हैं। नेक्स्ट आ रहा है नियंत्रित चराई। अब नियंत्रित चराई करना भाई ये भी सही है। क्यों? क्योंकि अत्यधिक अगर चराई कर दिया जाएगा तो पौधे जो है आपने तो पशुओं के द्वारा खिलवा दिया तो उनकी जड़ें कमजोर हो गई। जड़ें कमजोर हो गई तो क्या वो मृदा को ऐसा होल्ड करके रख पाएगा? नहीं रख पाएगा। तो मृदा का क्षरण होना तो बहुत आसान हो जाएगा, पानी के माध्यम से, वायु के माध्यम से इत्यादि। नेक्स्ट कह रहे हैं सस्यावर्तन पर खेती करना। सस्यावर्तन पर खेती करने का मतलब ये होता है कि एक ही कृषि भूमि क्षेत्र में एक से अधिक आप फसलों का उत्पादन करोगे तो उससे क्या होगा, फसल चक्र आप अपना रहे हो। तो फसल चक्र अपनाने से ये फायदा होता है कि मृदा की वो पोषक तत्व जो कि उससे पूर्व की फसलों ने इस्तेमाल कर लिया था वो दोबारा लगा दिया जाता है, मिल जाता है, क्योंकि आपने अन्य फसल लगा दिया। जैसे उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो अगर आप फलीदार पौधे लगा देते हो तो उससे नाइट्रोजन मिल जाता है, उन्हें कुछ पोषक तत्व एक्स्ट्रा मिल जाता है। इसलिए सस्यावर्तन पर खेती करना। तो हम ऐसा विकल्प देखेंगे जो सभी को सही बता दे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या आएगा विकल्पों की अगर हम बात करें तो। विकल्प अगर देखें तो देखिए विकल्प डी आपको दिखाई दे रहा है। विकल्प डी क्या हो गया, उपर्युक्त सभी। तो हम किस विकल्प को चुनेंगे? तो हमारा जो सिलेक्शन होगा वो है उपर्युक्त सभी, विकल्प डी। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए क्या कह रहा है। हिमालय से संबंधित है, अगर हम इसकी बात करेंगे तो देखिए ये कह रहा है कि पश्चिमी हिमालय के संबंध में निम्नलिखित भू आकृति पर विचार कीजिए। पश्चिमी हिमालय की अगर बात चल रही है तो जरा मैं इस पर चर्चा करता हूँ। यहाँ देखेंगे पश्चिमी हिमालय मतलब कि आप चले जाइए जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश इत्यादि उन क्षेत्रों में जब आप जाते हो तो वहां पर जो आपके पास हिमालय प्राप्त हो रहा है, पश्चिमी हिमालय, यहाँ से उत्तराखंड वाला भी क्षेत्र आ जाएगा, है ना। और हिमाचल प्रदेश आ गया, उत्तराखंड आ गया, जम्मू कश्मीर आ गया, लद्दाख आ गया, ये सब तो पश्चिमी हिमालय। अब ये कह रहा है कि पश्चिमी हिमालय के संबंध में निम्नलिखित भू आकृति पर विचार कीजिए। उपर्युक्त संरचना के दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम करिए। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस बिंदु को आप हाईलाइट करिए। दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम, दक्षिण से उत्तर की ओर। अब दक्षिण से उत्तर की ओर देखेंगे तो देखिए सबसे नीचे दक्षिण में कौन आता है, शिवालिक की श्रेणियां, ये तो आपको पता ही है। सबसे नीचे कौन सी आएगी, शिवालिक की, क्योंकि शिवालिक श्रेणियों के बाद तो आपके पास गंगा का विशाल मैदान चालू हो जाता है। शिवालिक की गिरिपद वाले क्षेत्रों में अगर मैं जाऊंगा तो सबसे नीचे कौन सा, शिवालिक श्रेणी, मतलब पांचवा
ये जो है सबसे नीचे आना चाहिए, क्योंकि देखिए 1 से लेके 5 है तो इसको 5वां नंबर आप दे दीजिए। नेक्स्ट शिवालिक के अगर हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ इसके अनुसार की अगर मैं बात करूं, वैसे तो अगर मैं हिमालय का वर्गीकरण करता हूं तो शिवालिक के ऊपर आपको मिलेगा मध्य हिमालय। याद है मध्य हिमालय, है ना। और मध्य हिमालय के ऊपर मिलता है ग्रेट हिमालय, जिसे हम महान हिमालय कहते हैं। महान हिमालय के ऊपर हमें ट्रांस हिमालय मिलता है। लेकिन यहाँ पर हिमालय के उन वर्गीकरण की बात नहीं किया गया, उसके साथ ही साथ उसने हिमालय के अंतर्गत जो श्रेणियां आ रही है उसको दे दिया गया है। तो श्रेणियों की हम बात कर लेते हैं, जैसे कि शिवालिक श्रेणी सबसे अंतिम में। और शिवालिक श्रेणी के अगर आप ऊपर जाते हो तो यहाँ पर आपके पास शिवालिक श्रेणी के ऊपर दिखाई देगा वह है पीर पंजाल श्रेणी। ये देखिए पीर पंजाल श्रेणी चतुर्थ, आप इसे ले लीजिए। फिर पीर पंजाल श्रेणी के अगर आप ऊपर जाओगे तो आपके पास जास्कर श्रेणी दिखाई देगा, जास्कर, आप इसे ले लीजिए। फिर ऐसा 5 4 3, और जास्कर के ऊपर आपको दिखाई देगा लद्दाख, दूसरा श्रेणी। और प्रथम में आपको दिखाई देगा कृष्णागिरी। अब कृष्णागिरी क्या है, देखो बहुत सारे विद्यार्थी कृष्णागिरी मतलब ये दक्कन के पठार में कोई पहाड़ होगा ऐसा सोच रहे थे कि कृष्णा नदी वहां से निकल रही है। आप जब महाराष्ट्र जाते हो तो ऐसा नहीं समझना। कृष्णागिरी जो है ये नाम है कराकोरम श्रेणी का, और कराकोरम श्रेणी जो है वो ट्रांस हिमालय में दिखाई देता है, और ट्रांस हिमालय सबसे ऊपर, है ना। तो ये आ जाएगा यहां पर एक। क्लियर हो गया, मतलब कि सबसे नीचे शिवालिक, उसके बाद पीर पंजाल, फिर जास्कर, फिर लद्दाख और कृष्णागिरी, दक्षिण से उत्तर। और अगर उत्तर से दक्षिण बोलता तो 1 से लेकर के 5 तक के आप रख लीजिए। ठीक, तो चलिए मैं इसे जमा लेता हूँ। दक्षिण से उत्तर बोला था, तो दक्षिण से उत्तर बोला है मतलब कि सबसे पहले शिवालिक, मतलब कि आपका आएगा 3, फिर आएगा 5, देखिए पीर पंजाल, फिर आएगा 1 मतलब जास्कर, फिर आएगा आपका लद्दाख मतलब कि 2, और फिर आएगा आपका कृष्णागिरी मतलब कि 4। तो 3 5 1 2 4, इसके अकॉर्डिंग अब हम हमारे विकल्पों को देखते हैं कि कौन सा हमारा सही होगा। 3 5 1 2 4, देखिए 3 5 1 2 4 आपको दिखाई दे दिया कहाँ पर, ये देखिए 3 5 1 2 4, मतलब कि विकल्प सी जो है वो हमारा सही है। क्लियर हो गया। हम किसे सेलेक्ट करेंगे अगर बात उठती है तो 3 5 1 2 4, ये तीसरा। आई थिंक इज दिस क्लियर। आगे बढ़ा जाए माय डियर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न क्रमांक 26। अब यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए, चारों विकल्प नदी है। देखिए तापी, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा। और देखा जाए तो ये सब के सब ना प्रायद्वीपीय पठार की नदियां दिखाई दे रही है, दे रही प्रायद्वीपीय पठार की नदियां। अब इसमें बोला है कि ऊपर पूर्णा, वेघर, पांझर, गिरना 4 नदियां हैं। निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। तो देखिए ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधा इसका आंसर आप ले लेंगे, वो है तापी नदी, तापी। अब तापी नदी से संबंधित कुछ और अन्य तथ्यों की अगर हम बात करें तो आपको मालूम है तापी नदी जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिला मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। इतना आप याद रखें, फिर तो आपको पता ही है तापी जाकर के अरब सागर में विलीन हो जाएगी, है ना। चलो आगे के प्रश्नों को अब हम हल करते हैं। क्या कह रहा है यहाँ देखिए, भारत के विशाल मैदान के भौतिक लक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब इस ओर आपका लक्षण दिया गया है, दूसरी ओर आपका विवरण दिया गया है। वो कह रहे हैं कि उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। देखिए फिर से सही वाली बात आ गई। जब कभी ऐसा कुछ आता है तो मैं बोलता हूँ कि आप इसे हमेशा हाईलाइट कर लीजिए, सही सुमेलित है। चलिए देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे भाबर, तराई, बांगर और खादर ये सब के सब उत्तर भारत के विशाल मैदान में मिलते हैं, है ना। अब उत्तर भारत के विशाल मैदान में सबसे पहले आपके पास दिखाई दे रहा है भाबर, है ना, भाबर। तो भाबर कौन सा क्षेत्र है, याद करिए जब हम शिवालिक के गिरिपथ क्षेत्रों में जाते हैं तो नदियां बड़े बड़े बुलडोजर पत्थर के सामने आएगी और वहां विलीन हो जाती है। तो इस हिसाब से आपके पास ये भाबर ऊंची भूमि का प्राचीन जलोढ़, ये तो रॉन्ग है भाई। तो भाबर होना क्या चाहिए, होना चाहिए ये महीन मलबे और मोटे कंकड़ों का मिश्रण, ये होना चाहिए। दूसरा देखते हैं हम, चलिए
तराई दलदली क्षेत्र, तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए जब आप, ये सही है क्योंकि जैसे ही आप हिमालय के गिरिपथ क्षेत्र में जाते हो तो एक ऐसा स्थान जहाँ पे नदियां विलीन हो गई वो भाबर है, लेकिन दोबारा नदियां जहाँ से निकल आती है वो दलदली क्षेत्र कहलाता है, तराई वाला, जहाँ आपको जैव विविधता भी दिखाई देती है। तो द्वितीय तो हमारा सही है, दो। चलिए, क्योंकि हमको सही चुनने बोला है ना, इसलिए दो को चुनेंगे। फिर बोल रहे हैं बांगर। अब बांगर के सामने तो महीन मलबे मोटे कंकड़ों का मिश्रण, तो ये तो इसका था ना, तो बांगर तो हमारा वैसे ही रॉन्ग हो गया। तो बांगर है क्या? बांगर और खादर की अगर मैं बात करूं माय डियर, तो बांगर एक्चुअल में होता है ये नदियों के द्वारा लाए गए वह जलोढ़क मृदा जो पहले कभी उपजाऊ हुआ करते थे, लेकिन अब नदी के बाढ़ वाले क्षेत्र से काफी दूर हो चुके हैं, तो उन्हें पुरानी जलोढ़क मृदा भी कही जाती है। तो उस आधार पर इसमें प्राचीन जलोढ़क में आएगा बांगर। तो तीसरा तो हम नहीं चुनेंगे क्योंकि उसने सही चुने बोला है। तो चतुर्थ खादर। अब खादर कौन सा है? खादर वो है जो नदियों के द्वारा निरंतर उसके तल में बाढ़ वाले क्षेत्र में आ रहा होता है। तो प्राचीन नहीं, ये नवीनतम जलोढ़क मृदा होती है। तो उस आधार पर आपके पास यहाँ पे ये सही हुआ। तो 2 और 4। अब इसके अकॉर्डिंग हमें देखना होगा कि हमारा कौन सा विकल्प सही आता है, हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं, इतना तो अब आपको समझ में आ गया। विकल्प अगर देखा जाए तो देखो विकल्प बी आपको दिखाई दे दिया होगा, विकल्प बी केवल 2 और 4। इज दिस क्लियर? एक बार आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीन से मेरे हटने के पश्चात आपका यही काम रहेगा कि आप क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लीजिए। चलिए आगे के प्रश्न को देखा जाए, क्या कह रहा है आगे का प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित पहाड़ियों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहाड़ियां दिया गया है और फिर उसके नीचे दिया गया है कि उपर्युक्त में से कौन सा पश्चिमी घाट, ये देखिए ये महत्वपूर्ण है, पश्चिमी घाट का भाग है। अब पश्चिमी घाट का भाग मतलब कि आप अगर ऐसा ऐसा गुजरात वाला क्षेत्र इधर बना दे तो वो यहाँ वाले भाग की बात कर रही है, वाले क्षेत्र पश्चिमी घाट, क्योंकि इधर तो पूर्वी घाट आ जाता है ना, ये पूर्वी घाट वाला क्षेत्र है। तो पश्चिमी घाट की बात करें तो कौन सा पश्चिमी घाट का भाग है? तो बाबू बुदान पहाड़ी से अगर हम बात करें, देखो पहला आपके पास दिया गया बाबू बुदान पहाड़ी। अब बाबू बुदान पहाड़ी की अगर मैं बात करूं माय डियर, तो बाबू बुदान पहाड़ी हमें कहाँ दिखाई देता है? तो पश्चिमी घाट का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि ये कर्नाटक में हमें दिखाई देता है, कर्नाटक। तो हो गया भैया, कर्नाटक में ये वाले क्षेत्र में आ गया आपके पास बाबू बुदान पहाड़ी। नंबर 1, ये नंबर 1 मैं ऐसा हाईलाइट कर देता हूँ, 1 आ गया आपके पास, हो गया। दूसरा, नल्ला मल्ला की पहाड़ी पहाड़ी देखिए, नल्ला मलाई की पहाड़ी की अगर मैं बात करूं तो नल्ला मलाई की पहाड़ी हमें दिखाई देता है, वो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर में। मतलब कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर में नल्ला मला की पहाड़ी आपको दिखाई दे रही है। तो अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मतलब कि यहाँ पर आपके पास आंध्र प्रदेश वाला एरिया आ गया, ये देखो ये आंध्र प्रदेश आ गया, ये वाला तेलंगाना की पहाड़ी आ गई, मतलब कि ये पूर्वी घाट से संबंधित हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं अब हरिश्चंद्र रेंज। हरिश्चंद्र रेंज की अगर मैं बात करूं तो हरिश्चंद्र रेंज हमें दिखाई देता है महाराष्ट्र पुणे में, महाराष्ट्र पुणे, मतलब कि यहां पर कौन सा तीसरा, महाराष्ट्र पुणे, तो ये हो गया पश्चिमी घाट, क्लियर हो गया। गड़जात पहाड़ी की अगर बात किया जाए तो गड़जात पहाड़ी आपके पास ये दिखाई देगा ओडिशा और झारखंड तरफ। अगर ओडिशा झारखंड तरफ अगर मैं लेता हूं तो आपको वो कौन सा दिखाई देगा? पूर्वी घाट, जबकि प्रश्न में क्या बोला है? पश्चिमी घाट। अब पश्चिमी घाट की अगर बात चल रही है तो देखिए आपके पास पहला और तीसरा सही आया, तो विकल्प आप जाओगे केवल 1 व 3। इज दिस क्लियर? देख लीजिए एक बार आप लोग इसे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, चेक कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं माय डियर। अब चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है अगला प्रश्न हमारा। ये लीजिए, मॉनसून से संबंधित प्रश्न हमें दिखाई दे रहा है कि भारत में मानसूनी पवन और वर्षा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है?
सत्य कथन यहाँ पे चुनना है। अब सत्य कथन चुनने की बात करते हैं तो चलिए पढ़ लेते हैं। पहले स्टेटमेंट देखो क्या बोल रहा है, गंगा के मैदान में पश्चिम और उत्तर पश्चिम, देखिए गंगा के मैदान में पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा घटती है। मतलब कि गंगा के मैदान की अगर हम बात करें माय डियर, तो आपको मालूम होगा ये इस तरीके से, अगर मैं नॉर्मल अगर मैं बना दूं तो ये इस तरीके से, ये यहाँ पे ये, अब यहाँ पे जो बात चल रही है वो ये वाले क्षेत्र की बात चल रही है, ये पश्चिमी भाग गंगा के मैदान, ठीक है। तो गंगा के मैदान का पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी को चले तो मानसूनी वर्षा घटती है। भाई बात बिल्कुल सही है। क्यों घटती है? क्योंकि मानसून जो वर्षा कर रहा है वो अपने लिए आर्द्रता लाता कहाँ से? बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। अब बंगाल की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी इधर इतना दूर, अरब सागर इधर इतना दूर, स्रोत से दूर होते जा रहा है, तो भैया घटेगा ना वर्षा। तो पहला बात बिल्कुल सही हुआ भाई, इस हिसाब से। अब आपके पास यहाँ देखो ये सही हो गया। नेक्स्ट, गंगा के मैदान में ऊपर की ओर जाने पर मानसूनी पवनों में आर्द्रता कम हो जाती है। वही चीज मैंने बताया, आप जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे आपके पास आर्द्रता कम मिलती जाएगी, क्योंकि जो स्रोत है उससे आप दूर होते जा रहे हो। तो सेकंड भी आपका सही है, दोनों ही सही है। अब हम विकल्प देख लेते हैं, हमारा कौन सा विकल्प हमें चुनना होगा। देखा जाए विकल्प, यहाँ देखें विकल्प, देखिए आपके पास विकल्प सी दिख रहा है। विकल्प सी, विकल्प सी क्या कह रहा है? देखो एक और दो दोनों सही है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? एक और दो दोनों सही है। इज दिस क्लियर? नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं यहाँ देखिए, हिमालय की निम्नलिखित संरचनात्मक विशेषताओं के संबंध में विचार कीजिए। चलो देखते हैं भाई। और कह रहे हैं उपर्युक्त में से कौन सा हिमालय के नवीन मोड़दार पर्वत होने के साक्ष्य है? तो पहली बात तो आप यहां पर ये सुन लीजिए, हिमालय का जब निर्माण हुआ टर्शरी काल में, और आज भी आप इसमें यह पढ़ते आते हो कि हिमालय जो है उसकी ऊंचाई आज भी लगातार बढ़ते जा रही है। क्यों बढ़ते जा रही है? क्योंकि जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट में इस तरीके से टकराते जा रहा है, सबडक्ट हो रहा है, तो हिमालय ऊपर उठता जा रहा है ना, ये बात हम जानते ही है। और मोड़दार पर्वत क्यों है? क्योंकि जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से ऐसा टकराया तो यहाँ पे कुछ बल उत्पन्न हुआ और ऊपर उठ गया, वही हिमालय है। और ये लगातार हाइट इसकी बढ़ते जा रही है, इसलिए इसे नवीन मोड़दार, क्योंकि सबडक्ट हुआ, फोर्स डेवलप हुआ या बल उत्पन्न हुआ जिसके कारण ही ऊपर उठ गया, इसलिए मोड़दार पर्वत। अब इसके अगर हम अगर हम इनके लक्षण की बात करें तो देखिए आपके पास कई लक्षण यहाँ दिखाई दे रहे हैं। एक लक्षण में बोला गहरा खड्डा, तो बिल्कुल आप एक एग्जांपल ले सकते हो, गहरे खड्डे का आप निर्माण देख लीजिए, सिंधु नदी करती है। आप गिलगिट स्थान चले जाओ कश्मीर वाले क्षेत्र के ऊपर, उत्तरी क्षेत्र में, तो महाखड्ड का निर्माण करती है, तो भाई बात तो बिल्कुल सही है। दूसरा दिया गया है यू घुमाव वाले नदी मार्ग, तो ये यू घुमाव वाले भी नदी मार्ग सही है। उदाहरण के तौर पर आप दे सकते हो अरुणाचल प्रदेश नामचा बरवा बाउंड्री में मिलेगा आपको, और वहां पे ब्रह्मपुत्र नदी यू टर्न लेकर के असम घाटी में एंट्री करती है, तो भाई दूसरा भी सही है। चलो ये दोनों सही हो गया। तृतीय दे रहा है समानांतर श्रेणियां, तो समानांतर पर्वत श्रेणियां भी हमें दिखाई देती है। आप ट्रांस हिमालय ले लीजिए, ट्रांस हिमालय के नीचे आप मध्य हिमालय ले लीजिए, सॉरी महान हिमालय ले लीजिए, महान हिमालय के नीचे मध्य हिमालय ले लीजिए, मध्य हिमालय के नीचे शिवालिक देख लीजिए, या फिर अभी हाल में ही हमने पढ़ा कृष्णागिरी, हमने देखा लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, ये सब क्या है भाई? समानांतर श्रेणियां है ना, ये तो मिल गई, नहीं हो गया हमारा। नेक्स्ट दर्रे, तो दर्रे भी आपको दिखाई देगा। अब दर्रे क्या है? पर्वतों के मध्य प्राकृतिक तौर पे बनाया गया एक दरवाजा, जैसे जोजिला पास इत्यादि, नाथुला पास इत्यादि, ये सब क्या है? शिप किला, क्या है? दर्रे है ना, दिखाई देते हैं हमें, सही है ये भी। पांचवा कह रहा है भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल, भाई ये भी बात सही है। आप उत्तराखंड चले जाइए, उदाहरण मैं दे रहा हूं, जितनी बड़ी बड़ी चोटियां हैं वो एकदम तीव्र ढाल वाली है, और जहां पे ढाल बहुत ज्यादा तीव्र रहेगा, राका पोशी करके आपने नाम सुना होगा, तीव्र ढाल के लिए जाना जाता है, जहां पे भूस्खलन होना आसान हो जाता है फिर, है ना। तो आपके पास
ये पांचवा भी सही है, देखो सब के सब सही है माय डियर। तो आपको क्या चुनना होगा, आपको एक ऐसा विकल्प देखना होगा जहां पे बोले उपर्युक्त सभी। तो चलो देखते हैं हमारे पास क्या ऐसा कोई ऑप्शन है क्या। तो यहाँ देखिए भाई, उपर्युक्त सभी, डी आपको दिखाई दे दिया, उपर्युक्त सभी। इज दिस क्लियर, देखिए कितना आसान है। ठीक, चलिए आगे अब बढ़ा जाए। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखें, प्रश्न कह रहा है पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी घाट मतलब कि ये आप ऐसा बना सकते हो, ये देखें, वो ये वाले भाग की बात कर रहा है, ये पश्चिमी घाट है ना। कह रहा है कि यह एक ब्लॉक पर्वत है। क्या कह रहा है भाई ये, यह एक ब्लॉक पर्वत है। अब ब्लॉक पर्वत क्यों कह रहा है, पहला स्टेटमेंट तो ये सही है कि यह एक ब्लॉक पर्वत है। क्यों ब्लॉक पर्वत है, कि देखो यहाँ पे जब हम पश्चिमी घाट के निर्माण की बात करते हैं, तो आपको अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि जो इंडियन प्लेट है, जब वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से निकल करके विषुवत रेखा को पार करता है और इंडियन प्लेट जाकर के यूरेशियन प्लेट से टकराता है, तो इंडिया का कुछ भाग, ये वाला भाग जाकर के ऐसे टकराया, तो ये धस गया अंदर, अंदर धस गया और ये ऐसा खड़ा ढाल हो गया। तो अंदर बहुत सारा भाग धस गया ना अरब सागर में, खड़ा ढाल बन गया, और इसका झुकाव किस तरफ है, इधर बंगाल की खाड़ी की ओर, इसलिए इसे ब्लॉक पर्वत कहते हैं। तो पहला सही हो गया। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। तो बिल्कुल सही है, मैंने बोलता है ना, ये इसका ढाल कहाँ है, बंगाल की खाड़ी की ओर। और यहाँ देखोगे तो आपके पास प्रायद्वीपीय पठार वाला हिस्सा दिखाई देगा। क्लियर है ये। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसका उत्तरी भाग बसाल्टिक जबकि दक्षिणी भाग ग्रेनाइट और नाइस से आच्छादित है। तो ये भी बात सही है। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ से आप, यहाँ देखिए, उदाहरण के तौर से यहाँ से आप निकाल दीजिए 16 डिग्री अक्षांश गोवा से, और गोवा से 16 डिग्री अक्षांश अगर महाराष्ट्र के ऊपर जाऊंगा तो बसाल्टिक लावा, जबकि गोवा के नीचे कर्नाटक तरफ जाऊंगा तो मुझे यही नीस की चट्टाने, ग्रेनाइट नीस की चट्टाने मिलती है। तो भाई ये तृतीय भी सही हो गया, तीन सही है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है बोल रहा है, तो अब आपको एक ऐसा विकल्प देखना होगा जहाँ पे ये सब के सब सही मिले। तो चलो देखते हैं भाई कौन सा सही बोल रहा है। यहाँ देखो अब आप लोग, उपर्युक्त सभी, देखिए विकल्प डी आपको दिख गया, उपर्युक्त सभी। अब माय डियर, मैं फिर से आप सभी से एक विनती करता हूं कि जितना भी आपको यहाँ प्रश्न कराया जा रहा है ना, प्रश्न से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप उनके डिटेल को सुनिए। क्योंकि अगर आप एक डिटेल को सुनते हो ना, तो आप उससे संबंधित कई और प्रश्नों को हल कर सकते हो। और हाँ, अगर आप हमारे इस प्रश्नों का पीडीएफ चाहते हो तो आप हमें यूट्यूब में कमेंट करिएगा, अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिएगा, आप तक पीडीएफ पहुंच जाएगा। और ये सीरीज अगर बेहतर लगे तो कमेंट जरूर करिए, ताकि मैं और ऐसे सीरीज और हमारे एकेडमी के जितने भी आदरणीय शिक्षक हैं वो बेहतर ऐसे ही सीरीज आपके लिए लेते आए। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उस पर चर्चा करते हैं। चलिए देखिए, अरावली की बात आ गई। क्या कह रहा है अरावली से संबंधित प्रश्न, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य निम्नलिखित में से कौन सा पठार स्थित है। अरे भाई ये तो बहुत ही आसान हो गया, लड्डू वाला प्रश्न है। यहाँ देखो, ये गुजरात वाला क्षेत्र, ये ऐसा बना लिया गया। अरावली पर्वत श्रेणी की मैं बात करूं तो ये आ गया आपके पास अरावली पर्वत श्रेणियां। अभी विंध्य, ये आ गया विंध्य, ये अरावली, ए फॉर अरावली, ये वी फॉर विंध्य। इनके मध्य की अगर मैं बात करूं तो मुझे मालवा का पठार यहाँ दिखाई देता है, मालवा का पठार माय डियर। तो उत्तर आ गया मालवा का पठार। क्यों, क्योंकि अगर छोटा नागपुर के पठार की अगर मैं बात करूं तो छोटा नागपुर का पठार हमें यहाँ दिखाई देता है छत्तीसगढ़ के, आप उत्तर पूर्वी वाले क्षेत्र के ऊपर चले जाओ झारखंड तरफ, छोटा नागपुर का पठार दिखाई देगा। वैसे ही आपके दक्कन का पठार की अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वाला क्षेत्र आप ले लीजिए, दक्कन का पठार। और प्रायद्वीपी पठार बोलूं तो एक कंप्लीट प्रायद्वीपी पठार है ना माय डियर, प्रायद्वीपी पठार तो ये पूरा का पूरा प्रायद्वीपी पठार है, बड़ा सा हिस्सा है। उत्तर क्या आएगा आपका, मालवा का पठार। चलिए आगे के प्रश्नों को हल किया जाए, शायद ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 33 क्या कहता है,
ये लीजिए, भारत की नदी घाटी परियोजना से संबंधित प्रश्न है भाई यहाँ पर, है ना। कह रहा है भारत की नदी परियोजना और उनकी स्थिति से संबंधित आपके पास कॉलम दिया गया है। कॉलम 1 मतलब सूची 1 में नदियां और सूची 2 में वो स्थान दिए गए हैं। और बोल रहा है कि आपको यहाँ देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए, सही विकल्प। तो भैया सही विकल्प चुनने बोल रहा है, तो चलो अब हम एक के बाद एक को मिला लेते हैं, उसके आधार पर हमारा चुनना हो जाएगा, है ना। सूची 1 से सूची 2 को चलो देखते हैं क्या कह रहा है। पहला, मेट्टूर नदी की बात चल रही है। देखिए अगर मेट्टूर नदी की बात चल रही है तो मेट्टूर नदी आपके पास कहाँ दिखाई देता है, तो तमिलनाडु, ये बात बिल्कुल सही है भाई। दूसरा बोल रहा है मयूराक्षी, तो मयूराक्षी जो आंध्र प्रदेश में नहीं है भैया, मयूराक्षी जो मिलेगा आपको पश्चिम बंगाल में मिलेगा बेटा, ध्यान रखना। वैसे नागार्जुन सागर जो करेंगे वो आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में, तो ये भी रॉन्ग है। ठीक, नागार्जुन सागर। चतुर्थ जो है आपके पास दिया गया है हीराकुंड, ओडिशा, बहुत फेमस है, बताने की आवश्यकता नहीं है। अब कौन सा सही है आपके पास, पहला और चौथा बस सही। और मगर उसने सही नहीं चुनने बोला, हाँ सही चुनने बोला तो उसके आधार पर देख लेते हैं भाई, पहला और चौथा। अब विकल्प के आधार पर देखते हैं, चलो क्या बोल रहा है भाई। यहाँ देखो, अच्छा कूट दिया गया है, कूट के आधार पे इसमें मतलब कि युग्म नहीं चुनना था भैया, कूट के आधार पे था, तो कूट के आधार पे ए का 1 होना चाहिए, क्योंकि मेट्रो तमिलनाडु बिल्कुल सही है। डी का 4 होना चाहिए, तो ए का 1 और डी का 4 वाला कौन कौन सा आ रहा है वो देख लो पहले, बाकी को काट दो, इजीली मिलेगा। यहाँ देखो ए का 1 आना चाहिए, तो ये काट दो, ए का 1 नहीं है, ये भी काट दो, डी। अब ए और बी में से, तो ए का 1 और डी का 4, ये देखो ए का 1 और डी का 4 आया था, बाकी ऐसे ही काट दो, निकल गया आंसर। ठीक है, तो ए फॉर एप्पल है यहाँ पे इसका आंसर है। इजी था क्वेश्चन। अब यहाँ से आपको क्या समझ में आता है, यहाँ से आपको ये समझ में आता है कि जो महत्वपूर्ण नदियां हैं, सभी महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम स्थल आपको देखना होगा, सभी महत्वपूर्ण नदियां किस राज्य से होकर के गुजर ये देखना होगा। नदियों में अगर किसी प्रकार का विवाद है तो उन विवाद में जुड़े हुए कौन कौन से राज्य है वो आपको देखना होगा। अगर उस नदी में कोई डैम है, बांध है, कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो वो आपको देखना होगा। तो वो एक महत्वपूर्ण तथ्य आपके लिए निकल करके आएगा। आगे बढ़ा जाए प्रश्नों की ओर, चलो नेक्स्ट। ये लीजिए, प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ देखेंगे। प्रश्न कह रहा है भारत में उत्पादन में वृद्धि और उनके क्षेत्र से संबंधित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। अब आपके पास दो सूची दिए गए, मतलब कॉलम दिया गया, कॉलम 1 और कॉलम 2। कॉलम 1 में आपके पास 4 दिए गए हैं उत्पादन के क्षेत्र से संबंधित नाम, और उससे संबंधित यहाँ क्रांति दी गई है। तो चलो मिलान कर लेते हैं, मिलान किया जाए, क्योंकि उसने बोला कि सही विकल्प का चयन करिए। अच्छा मिलाना है भाई, है ना। यहाँ देखो खाद्य उत्पादन में वृद्धि, तो खाद्य उत्पादन में वृद्धि तो हरित क्रांति ही आएगा, बिल्कुल सही है। दुग्ध उत्पादन की अगर बात चलती तो दुग्ध उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति। नेक्स्ट अगर मत्स्य पालन की अगर बात करें तो नीली क्रांति से संबंधित है ये। उर्वरक की अगर बात करें तो भूरी क्रांति। ये देखिए, अब इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आएगा 1 3 2 4, 1 3 2 4। तो देखिए क्लियर दिखाई दे रहा है विकल्प ए, 1 3 2 4, दिस इज द आंसर माइंड, इजीली है। एक बार इसे आप देख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। 1 3 2 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पर, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कृषि जलवायु प्रदेश और कृषि पारिस्थितिकी प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर 3 स्टेटमेंट आपके पास दिए गए हैं। पहला कह रहा है भारत को 15 कृषि प्रदेशों में बांटा गया। द्वितीय कह रहा है भारत को 20 कृषि पारिस्थितिकी प्रदेशों में बांटा गया। तृतीय कह रहा है पश्चिमी हिमालय में शीत शुष्क पारिस्थितिकी प्रदेश का आच्छादन है। अब ये कह रहे हैं उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। देखो क्या पूछ दिया, सही है।
अब पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कृषि जलवायु प्रदेश क्या होता है और कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र क्या होता है। देखो, जब हम कृषि जलवायु प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो वो ऐसे स्थान की हम बात करें जहाँ पे जलवायु, वर्षा, तापमान इत्यादि एक जैसा रहेगा और कृषि के लिए काफी उपयोगी। और कृषि पारिस्थितिकी उसी के अंतर्गत आया हुआ क्षेत्र है जहाँ पे विशेष प्रकार की मिट्टियां इत्यादि वहां प्राप्त होते हैं। अब अगर हम बात करें भारत की, यहाँ ध्यान दीजिएगा, भारत में अगर मैं बात करूं तो आप ये याद रखेंगे कि भारत में योजना आयोग के द्वारा 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में उसे बांटा गया है। तो भाई पहला स्टेटमेंट जो है वो आपके पास बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये 15 कृषि जलवायु प्रदेशों की बात स्वयं कौन कहता है? योजना आयोग। नेक्स्ट कह रहा है भारत को 20 कृषि पारिस्थितिकी प्रदेशों में बांटा गया है। तो 20 कृषि पारिस्थितिकी प्रदेशों में बांटने की जो बात है वो हमें नाम वहां पर आपको दिखाई देगा, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग ब्यूरो, नागपुर का है ये, नागपुर का। उसने ये बात 20 कृषि पारिस्थितिक प्रदेशों की बात कही है। ठीक, तो ये दोनों सही हो गया। तृतीय में अगर हम देखते हैं तो कह रहा है पश्चिमी हिमालय में शीत शुष्क पारिस्थितिकी प्रदेश। अभी रॉन्ग है भाई। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि पश्चिमी हिमालय की अगर मैं बात करूं तो पश्चिमी हिमालय में जम्मू कश्मीर भी आएगा, हिमाचल प्रदेश भी आएगा और आपके पास लद्दाख वाला भी क्षेत्र आएगा, यहां तक कि उत्तराखंड भी आ जाता है। बहुत बड़ा क्षेत्र। लेकिन यहां पर एक पॉइंट जो दिया है उस पॉइंट को आप समझेंगे माय डियर। पॉइंट ये है कि यहां पे दे दिया शीत शुष्क पारिस्थितिकी प्रदेश, और शीत शुष्क पारिस्थितिकी प्रदेश आपको उत्तराखंड वाले क्षेत्र में दिखाई नहीं देगा। तो इस हिसाब से, क्योंकि पश्चिमी हिमालय बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें उत्तराखंड भी आता है, लेकिन उत्तराखंड वाले में शीत शुष्क पारिस्थितिकी प्रदेश नहीं दिखाई देगा। हाँ, लद्दाख वाले क्षेत्र में दिखाई देगा, जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में दिखाई देगा, हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में दिखाई देगा, जो पश्चिमी हिमालय का ही हिस्सा है। मगर पश्चिमी हिमालय खुद में बहुत बड़ा क्षेत्र है, उत्तराखंड भी है, उत्तराखंड में तो ये नहीं आता। तो ये आपके पास फिर ये रॉन्ग हो गया। तो एक और दो, तो आप सी फॉर कैट के साथ जाओगे। देख लीजिए एक बार प्रश्न को, उत्तर क्या आएगा? सी फॉर कैट। चलिए आगे बढ़ा जाए प्रश्न। नेक्स्ट, अगला प्रश्न क्या कहता है? देखिए, प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ड्रिप सिंचाई पद्धति के प्रयोग से लाभ प्राप्त होता है? लाभ प्राप्त, ड्रिप सिंचाई। तो ड्रिप सिंचाई क्या, पहले हम ये समझ लेते हैं। देखो, जब हम ड्रिप सिंचाई की बात करते हैं ना, तो ड्रिप सिंचाई में क्या होगा, जो पौधे जहां पे लगाए जाते हैं उन पौधों के जड़ों तक एक पाइप के माध्यम से पहुंचा दिया जाएगा पानी। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि पानी की बर्बादी ना हो, जितने आवश्यक पोषक तत्व है उतने उसे मिल जाए, खरपतवार जो आ रहा है उसको हम हटा दें, इत्यादि इत्यादि। अब हम देखते हैं विकल्पों को। चलिए, पहला विकल्प हो रहा है खरपतवार व कीट में कमी। तो देखिए, यही चीज तो मैंने अभी आपको समझाया ना। तो भाई पहला तो आपका सही हो गया। दूसरा, मृदा लवणता में कमी। क्यों मृदा लवणता में कमी? वो इसलिए, मृदा में लवणता मतलब मृदा में सैलिनिटी का बढ़ना, मतलब कि नमक का बढ़ जाना। आपने देखा होगा जब अत्यधिक पानी आप डाल देते हो तो पानी में, पानी बहुत ज्यादा आप डालोगे, मिट्टी में पानी अंदर चले जाएगा, तो मिट्टी से अंदर से बाहर की ओर सफेद सफेद फेन आपको दिखाई देता है, झाग, वो लवण है, नमक है। तो मृदा की उर्वरता कम हो जाती है, कैपिलरी एक्शन होता है वहां पे, तो वो नहीं होगा क्योंकि अत्यधिक पानी आप नहीं डाल रहे हो, आप ड्रिप सिंचाई कर रहे हो। तो दूसरा भी सही। तीसरा बोल रहा है मृदा अपरदन में कमी। ये भी बात सही है, क्योंकि अत्यधिक जब आप पानी ही नहीं डाल रहे हो तो मृदा का अपरदन कैसे होगा भैया? पानी के द्वारा कहाँ बहा के ले जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है भूजल में बढ़ोतरी। भूजल में इसलिए बढ़ोतरी क्योंकि जितनी आवश्यकता है उतना ही पानी को इस्तेमाल करो, अत्यधिक आप बर्बाद नहीं करो, तो अंडरग्राउंड से तो वाटर आप निकालोगे नहीं, नलकूपों के माध्यम से बहुत ज्यादा। तो आपका चारों ही सही है। तो चारों सही है, तो आपको एक ऐसा विकल्प देखना होगा जिसमें उपर्युक्त सभी हो। ए, बी और सी में तो ये दिखाई नहीं दे रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं विकल्प में हमारे पास दिखाई देता है क्या, तो यस, डी में आपको दिखाई दे दिया। देखिए, उपर्युक्त सभी, तो उत्तर क्या आएगा इसका? उपर्युक्त सभी।
क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए ये लीजिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कर उचित विकल्प का चयन कीजिए। उचित विकल्प का चयन करना है। कूट आपके पास दिए गए हैं, 4 विकल्प है ए बी सी डी। चलिए देखते हैं कौन कौन सा किस किस क्षेत्र में मिलेगा। देखा जाए, देखो हीराकुंड परियोजना, तो हीराकुंड परियोजना तो भाई महानदी तरफ दिखाई देगा उड़ीसा में, तो ए का आएगा 2। हल्दिया, हल्दिया रिफाइनरी आपको पश्चिम बंगाल में दिखाई देता है, मतलब बी के नीचे 1। तारापुर ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है भाई, ठीक है, तो सी का 4। डी की अगर बात किया जाए तो एक ही बचा है कुद्रेमुख पहाड़ियां, और वो कर्नाटक की ऊंची पहाड़ियों में जाना जाता है, कुदेरमुख, पुष्पगिरी इत्यादि पढ़े होंगे आपने। तो कुदेरमुख डी का 3, तो 2 1 4 3, 2 1 4 3। देखो विकल्प सी क्लियर दिखाई दे दिया, मिल गया आपके पास विकल्प सी। आगे बढ़ा जाए, एक बार देख लीजिए प्रश्नों को आप, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 38। यहां देखते हैं क्या बात चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लीजिए प्रश्न क्या कह रहा है। सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूक्ष्म सिंचाई जो मैंने अभी आपको ड्रिप इरिगेशन बताया ना, पाइप के माध्यम से पौधों के जड़ों में पहुंचा दिया जाता है, या आपने देखेंगे कहीं कृषि जो किया जाता है या गार्डन में फव्वारे लगाए जाते हैं जिसको स्प्रिंकलर्स कहते हैं, ये सब सूक्ष्म सिंचाई के विधियों के अंतर्गत आया जाता है। ठीक, तो सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है वो ये कह रहा है। यहाँ देखिए कौन सा कथन सही है, पढ़ा जाए एक एक। पहला क्या बोल रहा है, इससे मृदा में पोषक तत्वों को की हानि को कम किया जा सकता है। तो बिल्कुल बात सही भाई, मृदा में पोषक तत्वों की हानि को कम किया जाता है। क्यों? क्योंकि जितनी आवश्यकता उतना ही आप पानी दे रहे होते हो, और उन पाइप के माध्यम से आवश्यकता अनुसार पोषक तत्वों को भी पहुंचाते हो सीधा पौधों के जड़ों तक। मतलब कि अगर मान लीजिए ये आपके पास पौधा है, तो इस पौधों के जड़ों तक आप ये ऐसा पाइप ले जाते हो, और इस पाइप में ये इस तरीके से छेद रहेगा जो वहां पे पानी पहुंचाएगा, लाइक दिस। तो पहला सही है। दूसरा, यह वर्षाधीन खेती की सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। दूसरा ये बोल रहा है, तो भाई ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? पहला तो हमारा सही आ गया, दूसरा रॉन्ग क्यों? क्योंकि यहाँ बोल रहा है वर्षाधीन। अब यहाँ देखो वर्षाधीन मतलब क्या है। वर्षाधीन मतलब कि ऐसी खेती की बात करें, ऐसे फसलों की बात करें जो वर्षा पर आधारित है, मतलब वर्षा पर आधारित है। इसका मतलब यह है कि उसको अत्यधिक पानी की आवश्यकता नहीं है, जब पानी जब गिरेगा तब आप वहां लग जाएगा, तो थोड़े पानी में भी काम हो जाएगा। तो विशेष तौर पर हम शुष्क वाले क्षेत्रों में वर्षाधीन फसलों की बात करते हैं। जैसे कि वर्षाधीन फसलों की अगर मैं बात करूं, तो कुछ ऐसे फसलों का आप ले सकते हो जैसे कटीली झाड़ियां इत्यादि। तो वहां पर वर्षा पर वह आधारित है, वहां पे अत्यधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। जबकि यहाँ पे तो हम उनकी बात कर रहे हैं जहाँ सिंचाई की आवश्यकता है। तो द्वितीय तो बेटा हम यहाँ पे रॉन्ग ले लिए इसलिए। तीसरा देखते हैं क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है इससे कुछ कृषि क्षेत्रों में भौम जल स्तर को कम किया जा सकता है। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अत्यधिक पानी का नुकसान हो ही नहीं रहा है, तो अंडरग्राउंड वाटर जो है वो तो लॉस कहाँ होगा भैया। तो 1 और 3, अब 1 और 3 आपके पास बी विकल्प दिखाई दे रहा है, देख लीजिए उत्तर आपके पास सामने है बेटा स्क्रीन पर, चेक कर लो आप लोग एक बार। आगे बढ़ा जाए अब, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ना। नेक्स्ट, ये लीजिए प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इन कथनों की अगर हम बात करें, तो आपका 3 कथन दिखाई दे रहे बेटा, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड 3 कथन। और ये बोला है कि कथन कौन सा सही है वो बताओ। देखो मैं कई बार कहता हूं, आप ये सब चीजों को ना हाईलाइट कर लिया करो। ये हाईलाइट करने से ना ये पता चलता है कि हमको सेलेक्ट क्या करना है, क्योंकि एग्जाम प्रेशर हॉल में ना, एग्जाम में इतना प्रेशर रहता है कि बच्चे
आंसर जानने के बावजूद भी गलत कर जाते हैं। और आपका OMR शीट है, एक बार आपने बबल बना लिया तो बना लिया यार, वो मिटा करके तो आप नहीं सुधार सकते, है ना। चलो आगे बढ़े। तो बोल रहे हैं कि पहला, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां सामान्यतः मौसमी है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार की अगर मैं बात करूं तो आपको स्वयं मालूम है, यहाँ देखो ये प्रायद्वीपीय पठार वाला हिस्सा, यहाँ पे कोई ग्लेशियर मिलता है क्या आपके पास, कोई हिमनद मिलता है क्या? नहीं ना। तो जब ग्लेशियर नहीं है, हिमनद नहीं है, बर्फ की चोटियां नहीं है, तो पानी का स्रोत कौन सा होगा? मानसूनी हवाओं के द्वारा आने वाली वर्षा, मानसूनी वर्षा। इसलिए वहां की नदियों को मौसमी कहा जाता है। तो भाई पहला तो आपका सही हो गया। द्वितीय देखे, यहाँ देखो क्या कह रहा है, द्वितीय की बात करते हैं। देखो द्वितीय में कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियों का, सभी, ये काफी महत्वपूर्ण वर्ड है भाई, इस एक वर्ड के वजह से ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। देखो, प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियों का अपवाह स्वरूप दुमाकृतिक, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं डेंड्रिटिक पैटर्न। डेंड्रिटिक पैटर्न कैसा होता है? ऐसे पेड़ के जड़ की तरह, लाइक दिस, लाइक दिस। और इसने बोल दिया कि सभी नदियां, तो बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी आप ले सकते हो भैया, महानदी, है ना, नगरी सी हवा से निकलेगा, उड़ीसा होते हुए फिर चले जाएगा बंगाल की खाड़ी में। तो दुमाकृतिक है उसका पैटर्न, दुमाकृतिक डेंड्रिटिक पैटर्न, मतलब कि पेड़ के जड़ों की तरह वो बहता है, अपवाह तंत्र। लेकिन यहाँ बोले सभी, कहां से सभी हो जाएगा भाई? आप अमरकंटक चले जाओ बेटा, आप अमरकंटक जाइए, अमरकंटक में आपको नर्मदा कुंड मिलेगा, और नर्मदा कुंड से, मतलब अमरकंटक पठार में जो नर्मदा कुंड से नर्मदा निकल रही है, वो दुमाकृतिक नहीं है, वो रेडियल है। रेडियल मतलब वो इस तरीके से निकल रही होती है, और फिर नर्मदा निकल करके इधर अरब की सागर में आकर के विसर्जित होती है। तो भैया सभी नदियां आप क्यों जोड़ दिए? मैं तो एग्जांपल दे दिया, नर्मदा तो नहीं है धूमाकृतिक, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग, कर दो रॉन्ग। चलो थर्ड पढ़ो, थर्ड क्या बोल रहा है? थर्ड कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत के वर्षाधीन क्षेत्र में तालाब सिंचाई का प्रमुख साधन है। भैया ये बात सही है, कैसे? समझो अब जरा ध्यान से। वर्षाधीन क्षेत्र मतलब कि ऐसा क्षेत्र जो कि वर्षा पर आधारित है। और अगर मैं बात करूं प्रायद्वीपीय पठार की, ध्यान से समझेंगे, अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय भारत की, मतलब कि ये वाला क्षेत्र जो मैंने यहाँ पे बनाया था, ये मोस्टली पठारी क्षेत्र है। और पठारी क्षेत्र है तो यहाँ पर नहरें बना पाना इतना आसान होता नहीं है ना, पानी वहां ज्यादा रहेगा नहीं। ऊपर से ये ऐसा क्षेत्र है जो कि मौसमी है, मानसून के वर्षा पर आधारित है, इसलिए तालाबों में एकत्रित पानी जो है वो मुख्य तौर पर सिंचाई का हमें साधन यहाँ दिखाई देता है। तो आपका पहला और तीसरा सही हुआ, तो इस हिसाब से विकल्प आपके पास सी दिखाई देगा, देख लीजिए विकल्प सी, दिस इज द आंसर माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलिए क्या कह रहा है अगला प्रश्न। यहाँ देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बहुत आसान है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जरूर लगेगा भाई आपका, मैं बताऊंगा, चिंता ना करो। भारत में बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात अधिक आने के सामान्यता क्या कारण है? भाई देखो, अगर मैं भारत ऐसा बना दिया माय डियर, तो यहाँ पे देखो अब आपके पास क्या दिखाई देता है, ये आ गया गुजरात वाला क्षेत्र, ये हमने ऐसा बनाया, ये देखिए। और बंगाल की खाड़ी में यहाँ पे आपके पास पूरा पूरा बंगाल की खाड़ी है, आपको मालूम है यहाँ पे चक्रवात जो तूफान उठता है वो लाइक दिस, वो ऐसा आगे की ओर बढ़ता है। तो उसके आगे बढ़ने का कारण क्या है? पहली बात तो यह है कि बंगाल की खाड़ी का जो क्षेत्र है वो काफी बड़ा है, और वो इतना विस्तार है कि वहां पे टेम्परेचर लगभग 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है। और 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की वजह से यहाँ पे तापमान बढ़ जाएगा, तापमान बढ़ेगा तो वायु दाब यहाँ कम हो जाएगी, आसपास की
हाई प्रेशर वाली एयर यहाँ आ जाती है लो प्रेशर वाले क्षेत्र में, और कोरियोलिस बल के चलते ये गोल गोल घूमने लगता है और फिर जाकर के इधर टकराता है जिसको लैंडफॉल बोलते हैं। तो ये सब कारण है। तो देखो बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण, तो पहला तो बिल्कुल सही है भाई। अंडमान और निकोबार की लंबी द्वीप श्रृंखला चक्रवात आरंभ होने का, ये कुछ नहीं भैया, गलत है। शंक्वाकार होने के कारण बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात उत्तर की ओर आते, नहीं भैया ये भी नहीं। और ये बंगाल की खाड़ी में पानी रसायन चक्रवातों के बनने से होता है, तो रसायन रसायन का कुछ रोल खाल नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो अब आप किसके साथ जाओगे? ए फॉर एप्पल। सेलेक्ट हो गया आपका। आगे बढ़ा जाए, एक बार देख लीजिए, फिर मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखूंगा। क्लियर है सबको? चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। ये लीजिए, प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ देखें। प्रश्न प्रश्न कह रहा है कि भारत में स्थानीय रूप से रेगड़ और रेगुर, ये देखिए, रेगड़ या रेगुर के नाम से विख्यात मृदा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेगड़ और रेगुड़ मृदा किसको बोलते हैं? तो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा माय डियर। ये देखो, ये इस तरीके से यहाँ का जो ये महाराष्ट्र वाला विशेष तौर पे मैं बात करूं तो यहाँ पे जो काली मृदा मिलती है उसे कहा जाता है। तो देखो लिखा गया है, दक्कन ट्रैप की रेगड़ मिट्टियां काली होती है, तो बिल्कुल बात सही है, पहला बिल्कुल सही हो गया। सेकंड, इसमें चूना व पोटाश की कमी तथा ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है, भाई ये गलत बात है। ह्यूमस मतलब क्या हुआ? ऑर्गेनिक मैटर, और वो तो कम मिलेगा भैया। दक्कन ट्रैप है, किससे बना है? लावा से बना है। लावा से बना है तो ह्यूमस कहाँ से अधिक हो जाएगा भाई? कहाँ से अधिक होगा? और इसने बोला अधिक है, तो ये तो रॉन्ग हो गया, उल्टा है। ह्यूमस कम होता है और चूना और पोटास की अधिकता यहाँ पाई जाती है, तो द्वितीय आपका रॉन्ग है। द्वितीय रॉन्ग है, तो किसके साथ जाओगे? केवल एक। देख लीजिए 41वां का आंसर ए फॉर एप्पल आपके पास दिखाई देता है। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट यहाँ देखिए। ये लीजिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन समझते हैं। प्रश्न ये कह रहा है कि भारत में वनस्पति और उसकी स्थिति से संबंधित सूची एक को सूची दो से सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। ये सूची एक है, ये सूची दो है। अब आपके पास इस तरफ वन दिए गए हैं और इस तरफ स्थान दिया गया है। हमको सीधा सीधा पेयर बनाते चलना है। पेयर बनाए, देखिए पहला बोल रहा है उष्णकटिबंधीय वन। अब उष्णकटिबंधीय वन कहाँ मिलेगा? तो उष्णकटिबंधीय वन वहां मिलेगा। उष्णकटिबंध मतलब कि आप जानते हो भारत को जो कर्क रेखा है वो दो भागों में विभाजित करती है, ऐसा। तो यहाँ नीचे का जो क्षेत्र होता है वो प्रायः कौन सा होता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र लिया जाता है, कि उसके ऊपर तो हम उष्ण नहीं लेते। उष्ण कर्क रेखा के नीचे वाला मेनली है। और कर्क रेखा के नीचे अगर मैं बात करूं तो आपने यहाँ पे सुना होगा, यहाँ देखिए, अब साइलेंट वैली कई लोग को नहीं मालूम होता। साइलेंट वैली मतलब ये केरला वाला क्षेत्र है। अब देखो वो कर्क रेखा के नीचे है ना, तो उष्णकटिबंधीय वन के पास यहाँ पे 4 आएगा, मतलब कि साइलेंट वैली। क्लियर हुआ? फिर हो रहा है शंकुधारी वन। शंकुधारी वन कहाँ मिलेगा? तो शंकुधारी वन वहां मिलेगा जहां बर्फबारी ज्यादा हो रही है भाई, अपने आप को बचाने के लिए, हिमाचल प्रदेश तरफ। तो चलो बी का बिल्कुल सही है 2। कच्छ वनस्पति, कच्छ वनस्पति मतलब कि आपने सुना होगा मैंग्रोव वन, और मैंग्रोव वन जो होता है वो खारे पानी में लगता है। तो आप पूर्वी घाट तरफ चले जाओ, वेस्ट बंगाल तरफ, वहां पे मिलेगा सुंदरी वन। देखे थे हमने, वहां पे मैंग्रोव वन दिखाई देता है। तो कच्छ वनस्पति जो है वो आपको यहाँ वन में मिलेगा, सुंदर वन, पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र। नेक्स्ट फिर क्या बचा भाई? पतझड़ वन। पतझड़ वन ऐसे वन जो एक समय पूरी पत्तियां गिरा देते हैं, तो राजस्थान वाले क्षेत्र में मिलेगा यहाँ पर, ये 3। तो देखिए आपके पास क्या आ रहा है? A4 B2 C1। A4 B4 मतलब कि आपके पास आएगा ए का 4, 4 2 1 3, 4 4 2 1 3 वाला। चलो विकल्प देखते हैं, 4 2 1 3 वाला कौन सा है, देखा जाए। चलिए देखते हैं, 4 2 1 3, ये देखिए
4 2 1 3 आ गया, सी आया ना। इसलिए बोला जाता है कि आप कॉन्सेप्ट को समझ के चलो, कॉन्सेप्ट समझ के चलोगे सब चीज बनेगा माय डियर, सब चीज बनेगा। तो विकल्प सी इसका आंसर है, 4 2 1 3। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि भारत की लेटेराइट मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब होता क्या ये देख लेते हैं, चलिए, है ना। भारत की लेटेराइट मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला बोल रहा है, और क्या बोल रहा है, उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है, सही है बोल रहा है ना, सही है, कौन सा सही है, यहाँ देखो कौन सा कथन सही है, ऐसा कह रहा है। तो लेटेराइट मृदा उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होता है, तो ये जो पहला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। क्यों? लेटेराइट मृदा क्या है यार, लेटेराइट मृदा एक्चुअली में ये उष्णकटिबंधीय उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पे भारी वर्षा होती है, और भारी वर्षा होने की वजह से जो मृदा है वो पानी को अवशोषित कर लेती है। जब पानी को वो अवशोषित कर लेती है, तो अवशोषित हुए पानी के द्वारा लेयर बाय लेयर जब वो पानी नीचे जा रहा होता है, तो ऊपर की मृदा की परतों से आवश्यक पोषक तत्वों को नीचे ले गया रहता है, ऊपर कुछ बचता नहीं है, तो वो कंकड़ पत्थर बच जाएंगे, पोषक तत्व तो है ही नहीं। इसलिए लेटेराइट मृदा विशेष तौर पे भवन निर्माण के काम आता है, क्योंकि उर्वरता कम होती है। तो पहला क्या बोला, लेटेराइट मृदा उच्च ताप और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि भारी वर्षा हो गया तभी तो निक्षालन होगा, निक्षालन प्रक्रिया से ही लेटेराइट मृदा का निर्माण होता है। दूसरा बोला लेटेराइट मृदा में ह्यूमस अधिक होता है, कैसे अधिक होगा भाई, अभी तो मैं बताया ना, नहीं होगा उर्वरक, क्योंकि नीचे चले जाएगा ना, पूरा पानी निक्षालन हो जाता है। इसका विस्तार हिमालय के तटीय क्षेत्र में अधिक है, फिर ये बात गलत बोल रहा है यार। तराई क्षेत्र तो मैंने आपको बताया ना, वह क्षेत्र जहाँ पे नदियां बाहर निकलती है, दलदली क्षेत्र होता है, उपजाऊ भूमि रहेगी, जैव विविधता ज्यादा पाया जाएगा। तो हिमालय के तराई क्षेत्र वाला क्षेत्र नहीं है बेटा, ये उष्णकटिबंधीय वाला क्षेत्र है जहाँ पे भारी वर्षा होती है ना। दक्षिण भारत के क्षेत्रों को आप ले लीजिए, इत्यादि इत्यादि। छत्तीसगढ़ का उत्तरी उत्तर पूर्व वाले क्षेत्रों में ले लीजिए, आपको मिल जाएगा लेटेराइट मृदा। तो आपके पास केवल एक सही है, तो देखो कौन सा विकल्प आपको दिखाई दे रहा है, सी, सी फॉर कैट, मिल गया केवल एक, दिस इज द आंसर। चलो एक बार देख लीजिए, फिर मैं आगे के प्रश्नों को ले जाऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला प्रश्न क्या कहता है, बहुत आसान है अगला प्रश्न, यहाँ देखो, सीधा नदी और उसकी सहायक नदियों की बात कर दिया है। यहाँ देखिए, द्वारका, अजय, रूपनारायण तथा हल्दी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। तो भाई ये जो सहायक नदी है ना, पहले तो आंसर याद रख लो, हुगली। हुगली कौन है, हुगली भाई गंगा का ही रूप है, याद करिए। यूपी से होकर के जब गंगा वेस्ट बंगाल पहुंचती है, पश्चिम बंगाल, तो यहाँ पे फरक्का नामक स्थान पे दो भाग में विभाजित होगी, एक हुगली नदी पे, ये हुगली एच, और एक जाएगी पद्मा के नाम पर, कहाँ पर, बांग्लादेश। और हुगली नदी ये जो बह रही है, ये कोलकाता शहर होते हुए निकल रही है इधर आसपास से। इसी हुगली नदी की पूरी की पूरी सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो उत्तर आएगा बी। अब हम बढ़ते हैं हमारे अंतिम प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, अंतिम प्रश्न, है ना। अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है, ये लीजिए अंतिम प्रश्न, देखो अंतिम प्रश्न कह रहा है, फसल उत्पादन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला और क्या कह रहा है भाई, हाँ कौन सा कथन सही है, इसे हाईलाइट कर लिया करो ना, कौन सा कथन सही है। पहला बोल रहा है, फसल के लिए कुल 16 पोषक तत्व आवश्यक होते हैं, जिसमें मुख्य पोषक तत्व तथा सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। तो भाई पहली बात तो यह है कि 16 पोषक तत्व नहीं, 17 पोषक तत्व है, पहला चीज 17। और उस 17 को भी कैसे डिवाइड किया गया है, 3+14। अब ये जो 14 पोषक तत्व है, ये पोषक तत्व आते हैं खनिज पोषक तत्वों में, और खनिज पोषक तत्वों में एक रहेगा मुख्य पोषक तत्व जो यहाँ पे लिखा गया है, दूसरा रहता है सूक्ष्म पोषक तत्व, तो इन दोनों को मिलाकर के 14। और ये जो 3 है वो है संरचनात्मक पोषक तत्व। ये बात मैं कहाँ से कह रहा हूँ, ICAR,
जो कहता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की मैं बात कर रहा हूँ। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा रॉन्ग हो गया भाई। चलो दूसरा पढ़ लेते हैं, है ना। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम मुख्य पोषक तत्व है, जबकि कम आवश्यकता पड़ने वाले मैंगनीज, आयरन, जिंक, कॉपर आदि सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो ये बात बिल्कुल नहीं है। ठीक, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये बात बिल्कुल नहीं है। तो इस हिसाब से हमारे पास केवल दो वाला, चलो केवल दो वाला विकल्प देख लेते हैं हमारे पास उत्तर आता है क्या। यहाँ देखो केवल दो आपको दिखाई दे रहा है माय डियर, ये देखो बी। इज दिस क्लियर? केवल दो आपको दिखाई दे दिया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। ऐसे ही ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के मैं पुनः कल आऊंगा। कल तो संडे है, परसों मंडे को हम मिलेंगे। अगर आपको ये बेहतर लगे और आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप हमें यूट्यूब में कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।